हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद पूजा। सो इस वीडियो में करेंगे इकोसिस्टम के बारे में। इकोलॉजी है हमारी, ठीक है। इकोलॉजी का हमारा चैप्टर है इकोसिस्टम, ठीक है। इसमें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है, डाइवर्सिटी वाला चैप्टर है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को लेके। और इसके अलावा हमारा एक और चैप्टर है इकोसिस्टम के अलावा। तो ये चैप्टर एक एक करके हम वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो इसमें से कई क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसके बेसिस पे ही मैंने थोड़े उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाए हैं, ताकि आपका जो एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो जाए, और जो पिछले सालों के जो क्वेश्चंस हैं उनका भी थोड़ा जो है वो क्लियर हो जाए यहाँ से। तो अभी स्टार्ट करते हैं इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम जो है, ठीक है, इकोसिस्टम जो टर्म थी ये हमें बताई थी A.G. टैंसले ने 1935 में, ठीक है। A.G. टैंसले नाम का साइंटिस्ट था, उसने हमें बताया था कि इकोसिस्टम नाम की भी चीज़ होती है। तो इवन फादर ऑफ इकोलॉजी किसे कहते हैं, वो बोलते हैं हम यूजिन ऑर्डन को, ठीक है। तो इकोसिस्टम होता क्या है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। इकोसिस्टम का मतलब जब जो हमारे पूरा ये पूरा सिस्टम है, पूरा इन्वायरमेंट हो गया, या जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, हमारे बायोस्फीयर के जितने ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्ट करे, चाहे लिविंग और नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्ट करे। तो सर्वाइवल के लिए या अपनी एक्टिविटीज़ के लिए वो जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो वो पूरा इकोसिस्टम में आ जाता है, ठीक है, वो इकोसिस्टम है। तो ओवरऑल इंटीग्रेशन ऑफ द होल मॉज़ेक ऑफ द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट, ठीक है। तो वो इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम के टाइप कौन से होते हैं? इकोसिस्टम एक्वाटिक हो सकता है, टेरेस्ट्रियल हो सकता है। एक्वाटिक कब होता है? जो वाटर वाला है, ठीक है, जिसमें इकोसिस्टम में वाटर वाले की हम बात करें। अगर लैंड वाले की बात करते हैं, ज़मीन वाले की, तो वो टेरेस्ट्रियल बन जाता है, ठीक है। एक्वाटिक दो तरह का होता है, एक होता है फ्रेश वाटर में जैसे लेक या पॉन्ड आ जाते हैं। सॉल्टी वाटर वाला जो इकोसिस्टम होता है एक्वाटिक वाला, उसमें क्या है, मेरीन समुद्र जो होते हैं, ओशियंस जो होती हैं वो आ जाती हैं, ठीक है, क्योंकि उनका वाटर सॉल्टी है, ठीक है, फ्रेश वाटर नहीं है। टेरेस्ट्रियल जो होती है मतलब ज़मीन वाला जो इकोसिस्टम है, उसमें फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट आ सकते हैं, ठीक है। तो अभी अगर वैसे बात करें तो इकोसिस्टम और भी दो तरह का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल यानी कि जो नेचर के थ्रू बना हुआ है, हमारी कोई एक्टिविटी नहीं है, हमारा कोई रोल नहीं है उसमें, है ना, तो नेचर के थ्रू ही बना है, उसमें फॉरेस्ट और सी आ गए, हमारा तो इसमें रोल नहीं है। आर्टिफिशियल क्या है? आर्टिफिशियल यानी कि मैडमेड, जिसको ह्यूमन बनाता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में गार्डन आ सकता है। जैसे हम फॉरेस्ट तो क्रिएट नहीं कर सकते, पर हम गार्डन तो बना सकते हैं, फॉरेस्ट जैसा छोटा सा गार्डन जिसमें कई सारे प्लांट्स हम लगा देते हैं, ठीक है। तो वो क्या है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। एक्वेरियम हो गया, ठीक है, वो भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आ जाता है। उसके बाद आते हैं हम आगे कि इकोसिस्टम जो है इसमें इसका स्ट्रक्चर फंक्शन ये दोनों तरह का होता है, ठीक है। इकोसिस्टम हैज़ बोथ स्ट्रक्चर भी है और फंक्शन भी है। हाँ, इसके रिलेटेड ना क्वेश्चन आया हुआ है मास्टर केडर में, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है कि जो स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सा नहीं है, ठीक है, तो हमें सॉरी फंक्शनल यूनिट कौन सा नहीं है इकोसिस्टम का। तो उसमें ऑप्शंस दी हुई हैं, उनमें से जो स्ट्रैटिफिकेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन वगैरह जो सारी हैं वो तो अलग चीज़ है, ठीक है, वो आ जाती हैं। तो इवन प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन वगैरह ये फंक्शन में आ जाती है। तो उन्होंने पूछा क्या फंक्शन नहीं है, तो स्ट्रैटिफिकेशन उसका फंक्शन ही ऐसा क्वेश्चन करके कुछ आया हुआ है, ठीक है। तो इकोसिस्टम में कहते हैं स्ट्रक्चर फंक्शन दोनों है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्पीशीज़ कॉम्पोजिशन होगी, ट्रॉपिकल लेवल हो गया, स्ट्रैटिफिकेशन, स्टैंडिंग ग्रुप और स्टैंडिंग स्टेट जो होती हैं ये स्ट्रक्चर में आती हैं। फंक्शंस में हम क्या बात करते हैं इकोसिस्टम के फंक्शन की, ये प्रोडक्टिविटी इसमें आती है, ठीक है, डिकम्पोजिशन आती है, एनर्जी फ्लो कैसे करती है, न्यूट्रिएंट साइकिल काम करते हैं, तो ये सारा हम पढ़ते हैं फंक्शन में, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रक्चर में क्या है, कहते हैं स्ट्रक्चर में स्पीशीज़ कॉम्पोजिशन, स्पीशीज़ के बारे में ये है सारा कि स्पीशीज़ कई सारी होती हैं, ठीक है, पूरे बायोस्फीयर के अंदर। तो ट्रॉपिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल की बात की हुई है, जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं आगे आगे इस तरह से, है ना, तो वो क्या बनता है, वो प्रोड्यूसर कंज्यूमर अरेंजमेंट बन जाती है, जिसको हम ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल को हम इस तरह से देखते हैं, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स, यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर ऐसे करके होते हैं, है ना, तो वो वाले हैं, ठीक है। स्ट्रैटिफिकेशन क्या है? स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब है कि जिसमें कि जो कोई सेम एरिया, कोई एक ही एरिया है, ठीक है, मान लो ये एक ही एरिया, इसमें प्लांट हैं, एनिमल्स हैं, ABCD मैं इनको लिख रही हूँ, ठीक है। तो एक ही एरिया में कई तरह के प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं एक ही एरिया में, सेम एरिया में एकोमोडेट कर सकते, सर्वाइव कर सकते, रह सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। पर ये होना चाहिए क्योंकि फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए, तो वो ज़रूर सर्वाइव कर जाएंगे, तो उसको हम स्ट्रैटिफिकेशन बोल देते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम स्टैंडिंग स्टेट पे। स्टैंडिंग स्टेट में क्या बताया हुआ है, कहते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, सॉरी सोडियम नहीं, कैल्शियम हो गया, ठीक है, फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इस तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं
ठीक है, वो सॉयल के अंदर गिवन टाइम पे प्रेजेंट है। ठीक है, एक गिवन टाइम में सॉयल के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और कैल्शियम वगैरह, ठीक है, कितने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग स्टेट। ठीक है, स्टैंडिंग स्टेट जो होती है इकोसिस्टम या सीजन के अकॉर्डिंग डिफरेंट होती है। ठीक है, अलग अलग एरिया में अलग अलग हो सकती है ये। स्टैंडिंग क्रॉप का क्या मतलब है? स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में भी क्वेश्चन आया हुआ है मास्टर कैडर में, तो आपको पता होना चाहिए स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ लिविंग बायोमास प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम इंडिकेट द प्रोडक्टिविटी। ठीक है, कि इकोसिस्टम के अंदर कितना लिविंग बायोमास प्रेजेंट है। ठीक है, वो स्टैंडिंग ग्रुप में आता है, तो ये प्रोडक्टिविटी को भी शो करता है। ठीक है, तो अभी अगर कंपोनेंट की बात करें, इकोसिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट जो होते हैं, एबायोटिक जो नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो बायोटिक में जैसे प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं। प्रोड्यूसर्स जो प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूमर्स जो कंज्यूम करते हैं, मतलब प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर्स जो डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, ये सारे लिविंग हैं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं कि जो कौन सा ऐसा कंपोनेंट, मतलब कौन सा ऐसा है जो कि एबायोटिक में नहीं आता। ये 2-3 बारी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा है जो एबायोटिक जो है इकोसिस्टम उसमें नहीं आता है। एबायोटिक में क्या होते हैं? जो नॉन लिविंग है। ठीक है, तो उन्होंने हमें 4 ऑप्शन दे देनी है, जैसे वाटर, एयर हो गई, ठीक है, सॉयल हो गई, साथ में मान लो उन्होंने हमें ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह दे दिए, ये डिकम्पोजर्स या प्रोड्यूसर कंज्यूमर कुछ भी दे दिया, तो हम क्या कहेंगे कि जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या है? वो एबायोटिक नहीं है। एबायोटिक तो नॉन लिविंग होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिकम्पोजर ये तो लिविंग है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं हमें। तो आगे है प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी। ये सभी के बारे में हम यहाँ पे फंक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में अभी हमने पढ़ा था, अभी फंक्शन पे आ चुके हैं। ठीक है, फंक्शन में क्या है? प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ठीक है, ध्यान से याद करना है इसको। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना, कि जो बायोमास मतलब जो मटेरियल बनता है, रॉ मटेरियल जो प्रोड्यूस किया जाता है प्रोड्यूसर्स के थ्रू। ठीक है, अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। कितनी प्रोडक्शन हुई है इसको हम देखते हैं ग्राम पर मीटर स्क्वायर और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर में हम इसको जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई टाइम मेंशन नहीं करके रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है, प्रोडक्शन में टाइम मेंशन नहीं करते हैं। जबकि प्रोडक्टिविटी में क्या है? बात यही है कि रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। ठीक है, बायोमास प्रोडक्शन की ही बात हो रही है, पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया के बेस पे हो रही है। तो हमें ये याद रखना है कि पर यूनिट एरिया या पर यूनिट टाइम में कितना अमाउंट ऑफ, कितना रेट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस हुआ है थ्रू द प्रोड्यूसर्स। ठीक है, वो होती है प्रोडक्टिविटी। तो अगर यहाँ पे हम टाइम या एरिया मेंशन कर रहे हैं तो इसका यूनिट क्या डालेंगे? ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, ईयर में लगा सकते हैं हम इसको, या किलो कैलोरी है तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्टिविटी है। आगे प्रोडक्टिविटी का फर्दर डिस्कस करें तो प्रोडक्टिविटी 2 तरह की होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्राइमरी मतलब पहले वाली प्रोडक्टिविटी, पहले जिसने प्रोड्यूस किया है वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी। ठीक है, प्रोड्यूसर भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे प्लांट वगैरह हो गए। ठीक है, ये प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी होगी, है ना, तो वो हो गया, डायटॉम्स वगैरह हो गए, है ना, तो वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में आते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है कि देखो प्रोड्यूसर्स कहाँ से एनर्जी लेंगे? प्रोड्यूसर्स कहाँ से अपना खाना या अपना जो मटेरियल है वो तैयार करेंगे, प्रोडक्ट तैयार करेंगे? सनलाइट से करेंगे। तो उन्होंने वही बताया हुआ है कि रेट एट विच सोलर एनर्जी इज ट्रैप्ड, कि सोलर एनर्जी कितनी ट्रैप या स्टोर हुई है प्रोड्यूसर्स के थ्रू पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम में। ठीक है, वो है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ये तो प्रोड्यूसर्स ने प्रोड्यूस की थी ना, तो वो हुई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी में क्या आएगा? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मतलब सेकंड टाइम पे जो प्रोडक्टिविटी हुई है, सेकंड टाइम पे जो प्रोडक्शन हुई है। तो ये सेकंड टाइम पे प्रोडक्शन कौन करेगा? देखो प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो प्रोड्यूसर्स पे कौन डिपेंड करता है? कंज्यूमर, मतलब प्रोड्यूसर्स से फूड लेते हैं कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर्स ने क्या किया? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्रिएट कर दी। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी आएगी कंज्यूमर्स की। ठीक है, कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे मटेरियल या उनसे फूड लेके, उनसे प्रोडक्ट लेके कंज्यूमर ने उसको जब कंज्यूम किया तो खुद क्या प्रोड्यूस किया। ठीक है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सो रेट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय कंज्यूमर्स। ठीक है, कंज्यूमर्स ने प्रोड्यूसर्स से मटेरियल लेके खुद क्या प्रोड्यूस किया, वो है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, फर्दर आते हैं जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसके 2 टाइप आगे होते हैं। कौन कौन से? ग्रोथ और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ग्रोथ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि जीपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि एनपीपी। ठीक है, तो इसको समझने के लिए बहुत सिंपल सी एग्जांपल हम प्लांट्स की ही ले रहे हैं। ठीक है,
तो ग्रोथ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में क्या है, मतलब प्रोड्यूसर्स ने ही प्रोड्यूस किया है, ठीक है, बात प्रोड्यूसर्स की ही है कि उन्होंने सनलाइट वगैरह को, सोलर एनर्जी को यूज़ किया और प्रोडक्ट बनाया। तो इसमें है कि टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई है प्रोड्यूसर्स के थ्रू, उसको बोलते हैं ग्रोथ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी। मान लो ये 1000 जूल है मेरे पास, ठीक है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, अभी ये टोटल थी, ठीक है, टोटल ग्रोथ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, जीपीपी है ये मेरे पास, ठीक है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में मैंने क्या कहा, नेट का मतलब जो बची हुई है, ठीक है, बचेगी कब, देखो प्रोड्यूसर्स ने अगर उसको प्रोड्यूस किया है तो अपने लिए भी तो प्रोड्यूस किया है, वो प्रोड्यूसर्स खुद भी तो उस एनर्जी को यूज़ करेंगे, उस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। तो प्लांट्स ने खुद रेस्पिरेशन वगैरह के लिए 1000 जूल एनर्जी में से मान लो 200 जूल एनर्जी उन्होंने यूज़ कर ली, ठीक है, 200 जूल एनर्जी उन्होंने यूज़ कर ली, इसको आप आर डिनोट कर दो, ठीक है, तो इसको आप जीपीपी डाल दो, तो माइनस करके प्लांट ने पूरी इतनी प्रोड्यूस की 1000 जूल, उसमें से 200 जूल उन्होंने खुद से यूज़ की, बाकी की जो छोड़ दी कि बाकी की जो और ऑर्गेनिज्म यूज़ करें, तो वो जो 800 जूल एनर्जी बाकी के यूज़ करेंगे वो क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, सिंपल सी बात इतनी सी है बस, ठीक है। फिर है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो हो गया, नेट प्रोडक्टिविटी क्या है, ये प्राइमरी के बेस पे नहीं है, ये नेट प्रोडक्टिविटी है, जैसे हमने पढ़ा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्रोडक्टिविटी, ठीक है। नेट मतलब बची हुई, पूरी प्रोडक्शन में से क्या बच गया, वो है नेट प्रोडक्टिविटी, ठीक है, कि बायोमास नॉट यूज्ड बाय कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स ने बनाया, कंज्यूमर्स ने यूज़ किया, कंज्यूमर्स जितना यूज़ नहीं कर पाए, कंज्यूमर जितना यूज़ करते थे उतना कर सकते थे उतना तो कर लिया, बाकी वो यूज़ जो नहीं कर पाए उसको हम बोलेंगे नेट प्रोडक्टिविटी, ठीक है। एनपीपी ऑफ होल बायोस्फीयर, जो हमारा पूरा बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर मतलब पूरे का पूरा जो हमारा है, ठीक है, उसमें एनुअल पूरे साल की जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो है 170 बिलियन टन, ठीक है, और ये विटकर और लेच ने हमें बताया था, ठीक है। तो कहते कि जो ये नेट प्राइमरी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है पूरे बायोस्फीयर की, तो प्लांट्स टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक दोनों होगी, जबकि एक्वाटिक की, ओशियंस की, पानी ज़्यादा है, ओशियंस ज़्यादा हैं लैंड के कंपैरिजन, फिर भी जो लैंड यानी कि टेरेस्ट्रियल होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सॉरी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वो 170 यानी कि 170 में से 115 बिलियन टन जो है वो सिर्फ लैंड के थ्रू ही बनती है, जबकि बाकी की सिर्फ 55 बिलियन जो टन है वो ओशियंस के थ्रू जो है प्रोडक्टिविटी होती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। देखो ओशियंस ज़्यादा हैं पर फिर भी कम प्रोड्यूस करते हैं, क्यों, क्योंकि ओशियंस जो होती है ना, मान लो ये ओशियन है तो वहाँ पे लाइट अंदर तक डीपली पेनिट्रेट नहीं कर पाती, ठीक है, नाइट्रोजन या लाइट जो है वो डीपली पेनिट्रेट नहीं कर पाते, उसकी वजह से ओशियंस में लिमिटेड सी ही ये अवेलेबिलिटी होती है, तो 55 बिलियन टन इसलिए रह जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, पहला हमने क्या पढ़ा, पहले हमने डिस्कस किया इसके बारे में, प्रोडक्टिविटी के बारे में, ठीक है, प्रोडक्टिविटी के बारे बाद अब डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन का मतलब टूटना, डिकम्पोज होना, मतलब कॉम्प्लेक्स जो मटेरियल है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है, वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स, ऑर्गेनिजम्स जो इनको तोड़ सकें, जो ऑर्गेनिजम्स डेड पार्ट को, डेड ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स पार्ट को तोड़ के उसको सिंपल पार्ट में कन्वर्ट कर दें, वो है डीकम्पोजिशन की प्रोसेस, ठीक है। तो किसको मतलब ब्रेक किया जाता है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है उसको हम बोलते हैं डेट्रिटस। डेट्रिटस क्या, प्लांट के डेड प्लांट हो सकते हैं, उनके लीव्स, बाक या फ्लावर पार्ट हो गया, एनिमल्स का वेस्ट या डेड पार्ट जो हो गया, ठीक है, वो डेट्रिटस है सारा। तो इसके ना कुछ स्टेप होते हैं जिसमें डिकम्पोजिशन कंप्लीट होती है, फ्रेगमेंटेशन, फिर कैटाबॉलिज्म, लीकिंग, ह्यूमिफिकेशन, देन मिनरलाइजेशन, ठीक है। तो अभी एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, हमने कहा कि डेड जो प्लांट वगैरह के पार्ट होते हैं, एनिमल्स के पार्ट होते हैं, वो उसको बोलते हैं डेट्रिटस, ठीक है। डेट्रिटस एनिमल या प्लांट के डेड पार्ट हो सकते हैं। तो डेट्रिटस को डीकम्पोज करने के लिए, तोड़ने के लिए एक तो आते हैं डीकम्पोजर्स, डीकम्पोजर्स में बैक्टीरिया और फंजाई आ जाते हैं, या इसके अलावा अर्थवॉर्म जिसको हम डेट्रीबोरस बोलते हैं, ठीक है, डेट्रीबोरस बोलते हैं। अर्थवॉर्म क्या करते हैं, डेट्रीबोरस जो हैं वो इस डेट्रिटस को तोड़ के उसको सिंपल और स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फ्रेगमेंट्स बनते तो फ्रेगमेंटेशन बोल देते हैं, ठीक है। आगे है, जैसे यहाँ पे ये पूरा ना वो दिखाया हुआ है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में किस तरह से मतलब वो होता है, ठीक है। जैसे कि प्लांट हैं, ठीक है, प्लांट सॉइल में ग्रो करते हैं, सॉइल में वो ह्यूमिफिकेशन वगैरह होती है, ठीक है।
तो अभी ग्रीन प्लांट की लीव्स जो गिर जाती हैं उनको जो मतलब उनकी रिएक्शंस होने पे ह्यूमस में वो कन्वर्ट हो जाती है, जिससे सॉइल में काफ़ी न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, ठीक है, इन की हेल्प से, ये जो माइक्रोब्स होते हैं इनकी हेल्प से या अर्थ फॉर्म वगैरह की हेल्प से, ठीक है। तो जब इसमें से इसमें वो ह्यूमिफिकेशन वगैरह होगी, मिनरलाइजेशन होगी, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी स्टेप बाय स्टेप। तो मिनरलाइजेशन के जो मिनरल्स होते हैं वो दोबारा प्लांट्स तक चले जाते हैं, प्लांट्स इनको यूज़ करते हैं, प्लांट के पार्ट्स फिर से गिर जाते हैं, तो वो फिर से उसको बैक्टीरिया या माइक्रोब्स वगैरह जो होते हैं वो इसको तोड़ते हैं, ठीक है, डिकम्पोज करते हैं, फिर से मिनरल रिलीज करते हैं, फिर से ये साइकिल चलता है। आगे है कि लीकिंग, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन के बाद कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म में जो वो ब्रेक डाउन हुई उससे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो बनी, ठीक है, तो वो कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस है, ठीक है, कैटाबॉलिज्म होता है। तो उसके बाद आती है लीकिंग। लीकिंग का मतलब होता है कि जब जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट हैं बट वाटर सॉल्यूबल हैं, ठीक है, तो वो धीरे धीरे करके सॉइल में से वो नीचे की तरफ डीपली जाते जाएंगे, ठीक है, डीपली पेनिट्रेट कर जाएंगे सॉइल के अंदर, और वहाँ पे वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे अनअवेलेबल सॉल्ट की फॉर्म में, नीचे ही रह जाएंगे, यूज़ नहीं हो पाएंगे, ठीक है, उसको लीकिंग बोलते हैं। फिर आता है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन यानी कि ह्यूमस का बनना। ह्यूमस किससे बनती है? डेट्रिटस की हेल्प से, ठीक है, डेट्रिटस से बनती है, डेट्रीवोरस वगैरह की हेल्प से। तो ह्यूमस क्या होता है? डार्क कलर का एमॉर्फस सब्सटेंस होता है जिसमें लिग्निन और सेलुलोज ज़्यादा होती है, ठीक है। लिग्निन और सेलुलोज को ब्रेक करना मुश्किल होता है, इसलिए ये प्रोसेस होती है स्लो में, ठीक है, स्लो डिकम्पोजिशन होती है इसकी, ठीक है। ह्यूमिफिकेशन के बाद आता है मिनरलाइजेशन, यानी कि मिनरल्स जो बने इस प्रोसेस के थ्रू, ह्यूमिफिकेशन के थ्रू जो मिनरल्स बने हैं, जब वो माइक्रोब्स की हेल्प से मिनरल बने और रिलीज हो गए ताकि यूज़ किए जा सके प्लांट वगैरह के थ्रू, उसको बोलते हैं मिनरलाइजेशन, ठीक है। अभी डिकम्पोजिशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं? टेम्परेचर, ऑक्सीजन, केमिकल कंपोजिशन और पीएच है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो आराम से ये प्रोसेस हो सकती है डिकम्पोजिशन की, कम है तो स्लो होएगी, ठीक है। फिर है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन अगर है, एरोबिक कंडीशन है तो फास्ट होएगी डिकम्पोजिशन, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की कमी है, एनारोबिक कंडीशन है तो स्लो डिकम्पोजिशन होगी। अगर केमिकल कंपोजिशन में जैसे हमने लिग्निन और सेलुलोज का पढ़ा, अगर तो लिग्निन और सेलुलोज हैं तो डिकम्पोजिशन स्लो होगी। अगर नाइट्रोजन या वाटर सॉल्यूबल शुगर है तो फास्ट हो जाएगी डिकम्पोजिशन। अगर पीएच की बात करें, पीएच ज़्यादा है, ठीक है, पीएच ज़्यादा है अगर, तो स्लो प्रोसेस होगी, ठीक है। न्यूट्रल या हल्की सी बेसिक होगी तो फास्ट हो सकती है, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं एनर्जी फ्लो पे। एनर्जी फ्लो का क्या है कि एनर्जी किस तरह से फ्लो करती है? एनर्जी पहले आती कहाँ से है? सन से आती है, सोलर एनर्जी है, ठीक है, मेन सोर्स है एनर्जी का सन, ठीक है। सन से जो एनर्जी आती है, सोलर लाइट आती है, ठीक है, वो पार के बेस पे होती है। पार जो है वो 50% होता है, ठीक है, 50% पार लाइट जो है वही यूज़ करने लायक होती है, वही यूज़ हो सकती है, ठीक है, जो हमारे यहाँ से होकर पास करती है, ठीक है। तो 50% पार लाइट होती है। ये फोटोसिंथेसिस में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि पार कितने परसेंट तक होता है? ये 50% तक होता है, ठीक है। पार जो लाइट, मतलब सारी लाइट नहीं ना हम यूज़ कर सकते, या सारी तरह की जो लाइट है वो मतलब हम कैपेबल नहीं है उसको सारी को यूज़ कर सकें, ठीक है। तो कुछ ही जो है, जो हमारे विबग्योर वगैरह में से होके मतलब बनाती है ना, तो वो वाली जस्ट यूज़ करने वाली होती है, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रम के थ्रू जो आती है, ठीक है, तो 50% होती है। तो उसका सिर्फ 2 to 50 का सिर्फ 2 to 10% ही प्लांट यूज़ कर पाते हैं। तो देखो प्लांट जो हैं अगर वही 5 to 10% तक यूज़ कर पाए, तो उन्हीं पे ही तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम या बाकी के ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मतलब इतनी ही एनर्जी यूज़ कर पाती है, ठीक है। तो सोलर एनर्जी पे ही मेनली डिपेंड कर रहे हैं हम, डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। पर इसका एक्सेप्शनल केस भी है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो कि सोलर एनर्जी पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करते हैं? फिर एक्सेप्शनल केस में आता है हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट, ठीक है। हॉट हाइड्रोथर्मल वेंट में क्या होता है? इसमें बायो जियोकेमिकल एनर्जी काम करती है, ठीक है। कैसे? जैसे कि ये मान लो ओशियन है, ठीक है, ओशियन है ये, तो ओशियन में जो अर्थ का क्रस्ट पार्ट है, ठीक है, अर्थ का क्रस्ट पार्ट है वो बहुत गर्म है, ठीक है। तो ओशन का जो वाटर नीचे की तरफ क्रस्ट की तरफ जाता है ना, तो उसकी वजह से, उस क्रस्ट के गर्म होने की वजह से ये पूरा वाटर जो है ये वेपर्स की फॉर्म में, भाप की फॉर्म में ये ऊपर की तरफ आता है, ठीक है। तो इसके आसपास के एरिया में इसी पे ही डिपेंड करने के लिए कुछ ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है, जो कि हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकते हैं। तो वो ऑर्गेनिजम्स इस पे डिपेंड करते हैं।
एनर्जी फ्लो हमेशा जो है, एनर्जी फ्लो की बात करें, एनर्जी फ्लो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, जैसे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ, कंज्यूमर मतलब प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शियरी कंज्यूमर की तरफ होता है, ठीक है। कभी आपने देखा कंज्यूमर ने प्रोड्यूसर को एनर्जी दी हो, हेर्बिवोरस ने प्लांट को एनर्जी दी हो, कभी नहीं होता है ना। तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम करता है, सो यूनी डायरेक्शनल है, ठीक है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग अगर देखें, हमारी बुक में ये बताया हुआ है, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर एनर्जी के बेस पे कि फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। फर्स्ट लॉ में कहा है कि एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, ये बस अपनी फॉर्म चेंज करती रहती है। सेम ऐसे ही प्रोड्यूसर्स में से जो एनर्जी थी वो आगे ट्रांसफर हुई है कंज्यूमर की तरफ, ठीक है। तो ना ये बनी थी ना डिस्ट्रॉय हुई है, बस ये ट्रांसफर ही हुई है, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जब भी एनर्जी जो है वो आगे ट्रांसफॉर्म होती है तो कुछ एनर्जी डिसिपेशन ज़रूर होती है, ठीक है। तो ये दो लॉ बताइए, यहाँ पे से क्वेश्चन तो नहीं आता पर फिर भी थोड़ा देख सकते हैं हम, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ हाँ ये है इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम में एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दो तरह का हमने पढ़ा, ठीक है। एक्वाटिक में क्या होता है, एक्वाटिक यानी कि पानी वाला, ठीक है। तो अगर वाटर की बात करें तो वाटर में प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर ऐसे करके होते हैं। प्रोड्यूसर्स पे प्राइमरी कंज्यूमर डिपेंड करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर पे सेकेंडरी पे टर्शियरी डिपेंड कर सकते हैं। जैसे प्रोड्यूसर्स प्लांट हैं, फिर हेर्बिवोरस आगे जो प्लांट्स पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। हेर्बिवोरस पे कार्निवोरस डिपेंड करते हैं, कार्निवोरस पे टॉप कार्निवोरस डिपेंड करने के लिए आ जाते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो अभी है कि एक्वाटिक में क्या है, सबसे पहले अगर एक्वाटिक की बात करें, पानी की बात करें, तो पानी में क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो पानी में पौधे तैरते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, ठीक है। या हम इसमें एल्गाई ले सकते हैं, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन पे जूप्लैंक्टन्स डिपेंड करते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट वगैरह बहुत छोटे जो होते हैं जूप्लैंक्टन्स जिनको हम बोल सकते हैं, उन पे आगे इंसेक्ट डिपेंड करते हैं। इंसेक्ट पे फिश और लार्ज फिश, स्मॉल फिश पे लार्ज फिश डिपेंड करती है। तो इस तरह से ये ट्रॉपिकल लेवल बन जाता है एक तरह का, ठीक है। ऐसे करके पहले ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो टेरेस्ट्रियल में क्या होता है, टेरेस्ट्रियल में प्रोड्यूसर्स हेर्बिवोरस, कार्निवोरस, देन टॉप कार्निवोरस होते हैं, ठीक है। तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, मतलब ट्रॉपिक लेवल में से। फिर फूड चेन कौन सी है, ग्रेजिंग और डेट्रिटस है। ग्रेजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है, जैसे ग्रास होगी यहाँ पे, ठीक है। ग्रास को ग्रास ऊपर खाएगा तो ये लिविंग ही है। जबकि डेट्रिटस जो है ये डेड पार्ट से स्टार्ट होती है, डेड यानी कि प्लांट का डेड पार्ट जो है वो डेट्रिटस ही होता है, वहाँ से स्टार्ट हुई। जैसे डेट्रिटस को अर्थवर्म ने मतलब कन्वर्ट किया, अर्थवर्म को फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को स्नेक ने, स्नेक को पीकॉक ने, ठीक है। ग्रेजिंग की बात करें तो ग्रास को रैबिट ने, रैबिट को फॉक्स ने खा लिया, ये फूड चेन ग्रेजिंग वाली होगी, ठीक है। आगे 10% लॉ, 10% लॉ जो था ये प्रपोज किया था, ये बताया किसने था, लिंडमैन ने, ठीक। तो 10% लॉ कहता क्या है, 10% का मतलब कि जो एनर्जी है, जो सोलर एनर्जी, ठीक है, प्रोड्यूसर्स तक आई, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जाएगी, कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर तक जाएगी, है ना। वो सिर्फ 10% ही, मतलब जितनी इसके पास एनर्जी है, ठीक है, जितनी इसके पास एनर्जी थी उसका सिर्फ 10% ही आगे तक जाएगा, जितनी इसके पास है उसका सिर्फ 10% ही आगे जाएगा। 90% जो है इन्वायरमेंट में लूज हो जाएगी, हीट वगैरह की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में। अगर इसके पास 1000 जूल एनर्जी है, ठीक है, तो उसका सिर्फ 10% ही जाएगा, मतलब 100 जूल ही जाएगा। 100 का 90% इन्वायरमेंट में गया तो सिर्फ 10 जूल ही आगे जाएगा। 10 का 90% इन्वायरमेंट में लूज हो गया तो आगे सिर्फ 1 जूल ही जाएगा। इस तरह से 10% लॉ बोलते हैं कि 10% ही आगे जाती है, बाकी तो इन्वायरमेंट में लूज होती रहती है एनर्जी, हीट वगैरह की फॉर्म में, ठीक है, उसको ही 10% लॉ बोलते हैं। तो इकोलॉजिकल पिरामिड पे आ गए हम, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड के बारे में हमें बताया था चार्ल्स एल्टन ने 1927 में। चार्ल्स एल्टन के बताने की वजह से इस पिरामिड को हम एल्टोनियन पिरामिड भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो पिरामिड होते हैं ये 3 तरह के होते हैं, अपराइट, इन्वर्टेड, स्पिंडल शेप के, ठीक है। अपराइट जो ऊपर की तरफ जाते हैं, इन्वर्टेड जो नीचे की तरफ आते हैं, स्पिंडल जो कहीं ज़्यादा, फिर थोड़ा कम, फिर उससे कम या बहुत ही कम, ठीक है, ऐसे करके जो बनता है, ठीक है। तो इकोलॉजिकल पिरामिड के टाइप होते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं 3 तरह के, नंबर बेस पे, बायोमास बेस पे, एनर्जी बेस पे। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास मतलब प्रोडक्शन कितनी हुई है, ठीक है, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है आगे मैं दिखाती हूँ, ठीक है। पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है ये हमेशा इन तीनों में से तीनों ही हो सकते हैं, इस पे अलग अलग इकोसिस्टम के बेस पे। पिरामिड ऑफ बायोमास हमेशा अपराइट और इन्वर्टेड जा सकता है, स्पिंडल नहीं जाता कभी भी, ठीक है, या तो बढ़ेगा या कम होगा इकोसिस्टम के बेस पे। और अपराइट जो एनर्जी वाला पिरामिड होता है ये हमेशा बढ़ता ही है, अपराइट जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये इसके बारे में ही उन्होंने बताया हुआ है हमें कि जो पिरामिड ऑफ नंबर है ये ग्रास लैंड इकोसिस्टम की बात करिए तो ऊपर जाता है, ठीक है। जैसे ग्रास सबसे ज़्यादा, ठीक है, ग्रास सबसे ज़्यादा, ऐसे करके ग्रास सबसे ज़्यादा, ग्रास ऊपर उससे कम, ग्रास ऊपर से आगे फ्रॉग उससे कम, ठीक है, फ्रॉग से आगे स्नेक उससे कम, ऐसे करके ये ऊपर की तरफ जाता है। पॉन्ड इकोसिस्टम जो होता है, पॉन्ड इकोसिस्टम भी हमेशा ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन है,
फिर जू प्लैंकटन है, जू प्लैंकटन से आगे इंसेक्ट हैं, स्मॉल फिशेज हैं, लार्ज फिशेज हैं, ऐसे करके, ठीक है। पैरासाइटिक इकोसिस्टम में हमेशा नीचे की तरफ जाता है, ट्री इकोसिस्टम में स्पिंडल शेप का चला जाता है ये, ठीक है। तो एक बार देख लें, ये दिखाया हुआ है पिरामिड ऑफ नंबर का। देखो ग्रासलैंड की बात करी अभी हमने, ठीक है। ग्रासलैंड का क्या आ गया, अपराइट जा रहा है, देखो प्रोड्यूसर ग्रास सबसे ज़्यादा, इंसेक्ट उससे कम, उसको खाने वाले उससे कम, उसको खाने वाले उससे कम, तो ऐसे ऊपर की तरफ ही जा रहा है, ठीक है। तो ग्रासलैंड का अपराइट जाता है, ठीक है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम का देखो स्पिंडल जा रहा है, प्रोड्यूसर कम, प्राइमरी प्रोड्यूसर ज़्यादा हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर से तो ज़्यादा ही हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर्स जो हैं पेड़ पे कितने इंसेक्ट होंगे, कितने उसको आसपास खाने वाले होंगे, है ना, तो उनको खाने वाले आगे और होंगे, ठीक है, वही है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर ज़्यादा हैं, सेकेंडरी प्रोड्यूसर थोड़े कम हैं, और टर्शियरी प्रोड्यूसर्स काफ़ी कम हैं, ठीक है। तो ये स्पिंडल शेप का बन रहा है, कहीं ज़्यादा कम, फिर बहुत ही कम है बीच में, है ना, तो इसलिए। देन ये दिखाया हुआ था पैरासाइटिक इकोसिस्टम का इन्वर्टेड जा रहा है, तो आप देख सकते हो कि जो प्रोड्यूसर हैं ये तो कम है, ठीक है। पैरासाइट के बेस पे अगर देखिए तो प्रोड्यूसर कम है, जबकि उस पे रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उसको खाने वाले, जैसे फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, ठीक है, हेर्बीवोरस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स से शुद्ध ज़्यादा ही हैं। जो हेर्बीवोरस हैं उनको खाने वाले इंसेक्ट तो हेर्बीवोरस से भी ज़्यादा हैं। तो पैरासाइट जो इंसेक्ट हैं उनको डिकम्पोज, अगर वो मर जाएं तो उनको डिकम्पोज करने वाली फंजाई, बैक्टीरिया, एसिटिनोमाइसिटस हो गया, है ना, ये उससे भी ज़्यादा हैं, एक्टिनोमाइसिटस वगैरह। तो ये कम, ये उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, है ना। तो प्रोड्यूसर कम है, जबकि ऊपर की तरफ जाते ही बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास पे। बायोमास प्रोडक्शन के बेस पे अगर देखिए तो ग्रासलैंड भी ऊपर जाता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी ऊपर जाता है, पैरासाइटिक भी अपराइट जाता है, जबकि जो एक्वाटिक है, एक्वाटिक या तो कम हो सकता है, इन्वर्टेड जा सकता है, या स्पिंडल जा सकता है, ठीक है। तो बायोमास का आई थिंक है यहाँ पे ये है बायोमास का, ठीक है। टेरेस्ट्रियल में क्या है, अपराइट जा रहा है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल जो है उस फॉर्म में ये बिल्कुल अपराइट जा रहा है ये, ठीक है। तो अगर हम देखें ये एनर्जी का दिखा दिया, बस इसका ही दिखा दिया है, ठीक है। आगे जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो हमेशा अपराइट जाता है, सारे इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ एनर्जी वो हमेशा अपराइट ही जाएगा, ये देखो, ठीक है। पिरामिड ऑफ एनर्जी जो है ये अपराइट ही जा रहा है, पहले ज़्यादा एनर्जी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, 10% लॉ के बेस पे, ठीक है, लिंडमैन ने जो दिया था वो वाला। आगे करते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन जो था ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन में से पॉइनियर कम्युनिटी, पॉइनियर स्पीशीज़ हो गई, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी सक्सेशन के बेस पे, रॉक के बेस पे, है ना, वो सारा पूछ लेते हैं, सबसे प्राइमरी सक्सेशन किस में था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से करना। इकोलॉजिकल सक्सेशन जो होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन को हमें बताया था हर्ट ने, ठीक है। हर्ट ने 1885 में हमें इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में बताया था। इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है, कहते कि किसी एक ही साइट पे, सेम साइट पे कई तरह की जो बायोटिक कम्युनिटीज़ हैं, लिविंग कम्युनिटीज़ हैं, वो सीरीज़ में प्रोग्रेस करती हैं, सीरीज़ में नेचुरल डेवलपमेंट उनके अंदर होती है सेम साइट पे ही। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसको कौन सी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं, किसके थ्रू इन्फ्लुएंस होता है, बायोटिक फैक्टर के थ्रू, फिजियोकेमिकल फैक्टर्स के थ्रू, जियोग्राफिकल फैक्टर्स के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ये सबसे फर्स्ट कम्युनिटी है, पहली कम्युनिटी, मतलब ऐसे एरिया में जहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, बेर एरिया था, जहाँ पे बेस एरिया से सब कुछ स्टार्ट हुआ, कुछ भी नहीं था, खाली थी जगह, ठीक है, कोई प्लांट नहीं, कोई कुछ नहीं वहाँ पे था, ठीक है। ऐसी जगह पे जो सबसे पहली कम्युनिटी आके आई उसको बोलते हैं पॉइनियर कम्युनिटी, ठीक है, पॉइनियर स्पीशीज़। तो पॉइनियर स्पीशीज़ जो हैं धीरे धीरे करके डेवलप करती गई, तो एंड में डेवलप करके पूरी तरह से डेवलप हो गई, तो उसको बोलते हैं स्टेबल, फाइनल या क्लाइमैक्स कम्युनिटी, ठीक है। पॉइनियर कम्युनिटी फर्स्ट, और फाइनल कम्युनिटी जो है, जो स्टेबल हो चुकी है, पूरी तरह से डेवलप हो चुकी है, उसको क्लाइमैक्स कम्युनिटी बोलेंगे। अब ये कभी भी सीधी पॉइनियर से स्टेबल नहीं बनती है, क्लाइमैक्स नहीं बनती, बीच बीच में इसके स्टेप चलते हैं, बीच बीच में कई सारी जो हैं वो स्टेजेस आती हैं, कई सारी और कम्युनिटीज़ आती हैं डेवलप करते करते। जैसे हम ह्यूमन हैं, ठीक है, होमो सेपियंस हैं हम, तो हम सीधे होमो सेपियंस थोड़े बने, होमो निंडरथल आए, ठीक है, होमो हिबिलस आए, होमो इरेक्टस आए, ठीक है। इस तरह से कई स्टेजेस में हम डेवलप हुए हैं, ठीक है। तो हर एक स्टेज में जैसे जैसे जो पॉइनियर कम्युनिटीज़ डेवलप होती हैं उसको बोलते हैं सीरा, सीरल स्टेज, डेवलपिंग सक्सेशन, ठीक है, या ट्रांजिशनल कम्युनिटीज़,
या सीरियल कम्युनिटीज़, ये हम बोल सकते हैं। सीरियल कम्युनिटी जैसे धीरे धीरे मॉडिफिकेशन आती रही तो वो स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी में चेंज हुए, ठीक है। उसके बाद है जनरल प्रोसेस जिसमें ये इकोलॉजिकल सक्सेशन चलता है। पहले होती है न्यूडेशन, न्यूडेशन का मतलब खाली एरिया, बेर एरिया जहाँ पे कोई लाइफ नहीं थी, कुछ नहीं था, ठीक है। तो न्यूडेशन में मान लो कोई इन्वेजन हुआ, इन्वेजन यानी कि कोई इस्टेब्लिश हुई, कोई स्पीशीज़ आई उस बेर एरिया में आके रहना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जब रहना शुरू किया, लाइफ थोड़ी उनके अकॉर्डिंग हो गई, उनके फेवरेबल इन्वायरमेंट उनको मिलने लगा, तो है ना, मतलब ऐसे करके वहाँ पे और भी स्पीशीज़ आनी शुरू हो गई। तो और स्पीशीज़ आने से कंपटीशन स्टार्ट हो गया अलग अलग स्पीशीज़ में। तो उस कंपटीशन में वो खुद को सर्वाइव करने के लिए, खुद के लिए सर्वाइव करने के लिए उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो स्पीशीज़ थी उनके अंदर कोई ना कोई चेंजेस आते रहे, मॉडिफिकेशंस आती रही, ताकि वो बेटर बन सके और उस एरिया में सर्वाइव कर सके। तो मॉडिफिकेशन के कारण धीरे धीरे करके स्टेबलाइजेशन आ गई, तो उसको बोलते हैं फाइनल, फाइनल यानी कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है। तो ये सिंपल सी प्रोसेस है, ठीक है। न्यूडेशन, इन्वेजन, कंपटीशन, रिएक्शन, देन स्टेबलाइजेशन, ठीक है। तो हाँ, ये 10% लॉ का ही था वो, ठीक है। कुछ 90% इन्वायरमेंट में, बाकी 10% आगे आगे आगे, ठीक है, इस तरह से पास करता है। नेक्स्ट होते हैं सक्सेशन टाइप, कौन से हैं, ठीक है। जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है वो कौन कौन से होते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन में आते हैं प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, यहाँ से, हाँ यहाँ से, ठीक है। तो प्राइमरी सक्सेशन जो है ये कहाँ पे होता है। प्राइमरी सबसे पहले जो सक्सेशन हुआ, सबसे पहले सक्सेशन यानी कि जहाँ पे कुछ था ही नहीं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। तो कहते हैं प्राइमरी सक्सेशन बेर एरिया या अनऑक्यूपाइड एरिया जहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, वहाँ पे जो सक्सेशन स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन, ठीक है। तो ये रॉक, सैंड, डंस कुछ भी हो सकते हैं, है ना। तो जबकि जो सेकेंडरी सक्सेशन होता है वो ऐसा होता है, मतलब सेकेंड टाइम जो सक्सेशन हुआ कि पहले कि वहाँ पे कोई कम्युनिटीज़ थी पर वो रिमूव हो गई, कोई डिज़ास्टर आने से वो कम्युनिटीज़ ख़त्म हो गई, एरिया फिर से खाली हो गया, ठीक है। पर वहाँ पे सॉइल वगैरह थी, कुछ फेवरेबल कंडीशन है थी जहाँ पे मतलब आगे फिर कोई और स्पीशीज़ आके सर्वाइव कर सकती है आसानी से, तो उसको सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। ये तो स्लो प्रोसेस है, ये फास्ट प्रोसेस होती है, जल्दी जल्दी हो जाती है। प्राइमरी सक्सेशन स्लो, जबकि सेकेंडरी सक्सेशन जल्दी होता है। तो प्राइमरी सक्सेशन में सॉइल फॉर्मेशन होते हैं जिसको पैडोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं था तो सॉइल पहले मतलब फेवरेबल कंडीशन में होनी चाहिए ना, तभी कुछ प्लांट वगैरह ग्रो करेंगे तो सर्वाइवल थोड़ा पॉसिबल हो पाएगा। सेकेंडरी सक्सेशन में कोई पैडोजेनेसिस नहीं होती है। सक्सेशन जो होते हैं ये वाटर में अगर है तो उसको हाइड्रोशियर बोल सकते हैं, ठीक है। अगर ड्राई प्लेस में है, सूखी जगह पे यानी कि जो लैंड है वहाँ पे है तो उसको जीरोशियर या जिराक बोल देते हैं, ठीक है। तो इस बेस पे कहते अगर तो ये इंटरमीडिएट है, इन दोनों को वाटर और ड्राई प्लेस को मिला के बना है तो उसको मिजाक बोलते हैं, ठीक है। मिजाक में ना ज़्यादा वेट एरिया होता है ना ज़्यादा ड्राई होता है, तो इसमें से भी क्वेश्चन आया हुआ है शायद किसी मास्टर कैडर में, मैंने देखा है, ठीक है। तो ये मिजाक, जिराक और हाइड्राक पता होने चाहिए, ठीक है। तो अगर वाटर की बात करें, वाटर में कैसे सक्सेशन आया, तो वाटर में पहले फाइटोप्लैंक्टन आए होंगे, ठीक है। मतलब वाटर वाले एरिया में हाइड्रोशियर में किस तरह से वहाँ पे फॉरेस्ट इकोसिस्टम वगैरह बना है ना, तो वो वाला। तो जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स थे, जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन में ब्लू ग्रीन एल्गी डाइटम्स वगैरह हो गए, ठीक है। जब वो मर गए होंगे तो वो ओशियन के सरफेस से नीचे की तरफ आके नीचे बैठना शुरू हो गए होंगे, कुछ सबमर्ज रह गए होंगे, ठीक है। जो फ्लोटिंग थे वो ऊपर वाले एरिया को कवर कर रहे होंगे, वाटर को कम कर रहे होंगे, खुद वहाँ पे जमा हो रहे होंगे, ठीक है। फ्लोटिंग के बाद रीड स्वैम्प यानी कि जो दलदली एरिया सा बन जाता है फिर, ठीक है। थोड़ा ये बढ़ने से, डेंसिटी बढ़ने से, वाटर कंटेंट थोड़ा कम होने से देन सज आता है। सज के बाद वुडलैंड यानी कि जहाँ पे पानी बहुत कम रह जाता है और सरफेस ड्राई हो जाता है, मैक्सिमम टाइम तो ड्राई सरफेस ही रहता है। तो उससे फिर आगे धीरे धीरे करते करते सारा पानी खत्म होने से वो पूरा लैंड सरफेस ही बन जाता है, ठीक है। पॉन्ड वगैरह पूरा खत्म हो गया, मान लो ओशन नहीं, पॉन्ड वगैरह जो है वो पूरा खत्म हो गया। इस तरह से पॉन्ड खत्म होकर वहाँ पे पूरी वो लैंड सिस्टम बन जाता है, ठीक है। तो ड्राई प्लेस में जैसे कि कोई रॉक है, चट्टानी है, ठीक है, वहाँ पे मिट्टी भी प्रॉपर नहीं है तो वहाँ पे लीकन्स, हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि पहले सबसे पहले प्राइमरी सक्सेशन जो था वो रॉक में किसके थ्रू आया, लीकन्स के थ्रू आया। और क्या थे उसमें सबसे पहले बने, ये ब्रायोफाइट्स, मेनली मॉसेस, ठीक है, बने थे। तो रॉक को लीकन्स यानी कि जो फंजाई और वो एल्गाई वगैरह होती है ना, उनकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन के थ्रू लीकन्स ने क्या किया, रॉक्स को तोड़ा,
बेयर रॉक्स को तोड़ा, उसको धीरे धीरे उससे स्मॉल पार्टिकल्स के थ्रू उससे सॉइल बनानी शुरू की, ठीक है। तो सॉइल में फिर ब्रायोफाइट्स सबसे पहले ग्रो किए, मॉसिस जैसे होते हैं, मॉसिस और लिवरवर्ट्स में से मॉसिस। तो मॉसिस धीरे धीरे हर्ब्स में कन्वर्ट होने लगे, छोटे प्लांट्स में, हर्ब्स धीरे धीरे शर्ब्स में कन्वर्ट होने लगे फेवरेबल कंडीशन होने पे, शर्ब्स जो थे वो फिर फॉरेस्ट बन गए। तो इस तरह से फॉरेस्ट बना है सेकेंडरी सक्सेशन और प्राइमरी सक्सेशन वगैरह में, ठीक है, सक्सेशन के बेस पे। तो यही दिखाया हुआ है यहाँ पे कि देखो जूप्लैंक्टॉन्स थे, ठीक है, डायटॉम्स वगैरह, ये फ्लोटिंग, ठीक है, कुछ सबमर्ज इन्होंने एरिया कवर किया, ये फ्लोटिंग वाले फ्लोटिंग लीव्ड इस तरह से मैक्सिमम एरिया कवर किया, पानी धीरे धीरे कम होता गया। फिर रीड स्वैम्प में टाइफा स्क्रिपर्स हो गए, ठीक है, मार्श में मिडो में ये साइप्रस हो गया, ठीक है, कैरिक्स हो गया, वुडलैंड में फिर देखो कैसे मतलब वाटर वाला एरिया तो खत्म हो गया, पूरे वुडलैंड सैलिक्स पॉपुलस, ठीक है, ये ग्रो होने शुरू हो गए, पूरा लैंड वाला एरिया बन गया क्लाइमैक्स में पूरी तरह से जब फॉरेस्ट डेवलप हो गए, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है वो सक्सेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में क्या आता है कि न्यूट्रिएंट्स किस तरह से मतलब जो है वो आगे पास करते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में जो है इसका मतलब क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स आगे आगे पास करना, ट्रांसपोर्ट होना, तो या तो स्टोरेज होना या न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट होना अलग अलग इकोसिस्टम में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल। तो बायोकेमिकल साइकिल क्या होते हैं? बायोकेमिकल साइकिल का मतलब कि जो मतलब बायोजेनेटिक मटेरियल है, जो बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट्स हैं वो या तो एक्सचेंज होना या सर्कुलेट होना लिविंग से नॉन लिविंग के बीच, है ना, या नॉन लिविंग से लिविंग तक, तो इसको हम बोलते हैं बायोकेमिकल साइकिल, ठीक है। लिविंग तक केमिकल्स का पहुंचना, नॉन लिविंग केमिकल्स का पहुंचना। बायोजेनेटिक न्यूट्रिएंट या बायोजियोकेमिकल क्या होते हैं? कहते हैं वो एलिमेंट्स जो कि ऑर्गेनिजम्स को चाहिए ताकि उनकी बॉडी की ग्रोथ हो सके, उनका मेटाबॉलिज्म हो सके। तो उनको मिलते कहाँ से हैं? अर्थ से मिलते हैं वो न्यूट्रिएंट्स, और उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करके उनकी बॉडी ग्रो करती है, मेटाबोलाइज करती है। ऐसे एलिमेंट्स उन्होंने ऑर्गेनिज्म ने अर्थ से लिए और उनके डेथ के बाद, डिकेइंग के बाद वो फिर से अर्थ में मिल जाएंगे, तो उनको बोलते हैं बायोजियोकेमिकल्स, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट साइकिल में दो तरह के मेन हम पढ़ते हैं, गैशियस और सेडिमेंट्री, ठीक है। गैशियस में जो गैस फॉर्म में ज़्यादातर साइकिल चलते हैं, जैसे नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, है ना, हाइड्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, ठीक है, इस तरह से। तो ये गैशियस फॉर्म या वेपर्स में हो सकते हैं। सेडिमेंट्री में सेडिमेंट्स होते हैं, मतलब नॉन गैशियस फॉर्म में है, सेडिमेंट्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये नॉन मिनरल होते हैं, मतलब गैशियस में मिनरल नहीं होते हैं, जबकि सेडिमेंट्री में मिनरल्स होते हैं। तो गैशियस जो है वो फास्ट प्रोसेस है, गैशियस साइकिल की प्रोसेस फास्ट है, जबकि सेडिमेंट्री की साइकिल की प्रोसेस थोड़ी स्लो चलती है, क्योंकि इनको डिकम्पोज करने में, तोड़ने में टाइम लगता है ना, जैसे हमने वो लीकिंग वगैरह, फ्रेगमेंटेशन, ह्यूमिफिकेशन वगैरह सारा पढ़ा। तो ये नियरली परफेक्ट होती है, ये थोड़ी कम परफेक्ट होती है। एग्जाम्पल में कार्बन, ऑक्सीजन, वाटर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आ गए, ठीक है, जबकि यहाँ पे फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका रिजर्वायर क्या है? गैशियस फॉर्म का रिजर्वायर कौन सा है? एटमोसफियर। जबकि सेडिमेंट्री साइकिल का रिजर्वायर कौन होता है? या तो अर्थ क्रस्ट होती है या रॉक्स होती हैं, ठीक है। तो अभी यही दिखाया हुआ है, जैसे कार्बन साइकिल का हमें यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कार्बन किस तरह से साइकिल करती है, ठीक है। कार्बन कहाँ से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह फ्यूल से आती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, एक्वाटिक फूड चेन में ये यूज़ हो जाती है, फिर वो मर जाते हैं, डिके होती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से वाटर में आ जाती है, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये किसी ना किसी फॉर्म में फिर से चली जाती है। प्लांट अगर यूज़ करें फोटोसिंथेसिस वगैरह में, तो प्लांट के खत्म होने से जो डेट्रिटस फूड चेन है वो स्टार्ट हो जाती है। डेट्रिटस फूड चेन के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है फिर से इन्वायरमेंट में चली जाती है। इसके अलावा जो मतलब प्लांट्स हैं उन पे हेर्बिवोरस डिपेंड करते हैं। हेर्बिवोरस से आगे उनके जो वेस्ट होता है, या हेर्बिवोरस के मरने के बाद उनको जो डिकम्पोजिशन उनकी होती है, तो उससे फिर से ये इन्वायरमेंट में चली जाती है। इसके अलावा जो फॉसिल्स फ्यूल होते हैं, मतलब यहाँ जो फ्यूल वगैरह होते हैं, या ऑर्गेनिक जो डेब्राइस होता है, ठीक है, वुड वगैरह लकड़ी जलाते हैं, उससे भी जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी वो एटमॉस्फेयर में चली गई, ठीक है। तो अर्थ के नीचे जो होता है, ठीक है, कोल वगैरह होता है, उसको यूज़ कर ले तो वहाँ से भी उसकी कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड निकले तो एटमॉस्फेयर में चली गई। इस तरह से कार्बन जो है वो साइकिल फॉर्म में मतलब ट्रांसपोर्ट होती रहती है, कार्बन साइकिल है, ठीक है। अगर यहाँ से फॉस्फोरस साइकिल की बात करें तो फॉस्फोरस साइकिल में क्या है? देखो, फॉस्फोरस जो है मान लो प्लांट में थी, ठीक है, प्लांट में थी फॉस्फोरस, ठीक है, प्लांट ने मिनरल के तौर पे इसको यूज़ किया, तो प्लांट से बैक्टीरिया तक जाएगी, बैक्टीरिया जो है फॉस्फेट को तोड़ेंगे, ठीक है, तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं। देन अगर एनिमल यूज़ करते हैं तो एनिमल जो हैं
उनके डेड पार्ट से बैक्टीरियाज को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। या एनिमल की बोन में जो फोरस वगैरह होती है, टीथ वगैरह में होती है, ठीक है, उनके मरने के बाद ये मैरीन में सेडिमेंट की फॉर्म में वो डाल देते हैं, ठीक है। तो फॉसिल फ्यूल की फॉर्म में ये डिपॉजिट हो जाते हैं रॉक्स के अंदर, और इनकी रॉक की सक्सेशन के थ्रू फिर से ये एटमॉस्फेयर में चली जाती है, ठीक है। तो इसकी अगर लीकिंग वगैरह होती है, लीकिंग वगैरह होने से आगे भी ये फिर से मिनरल की फॉर्म में चली जाती है, तो मिनरल फिर से प्लांट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये साइकिल जो है वो चलता रहता है, ठीक है। तो अभी यहाँ तक मेन हमारा था, ठीक है। इकोलॉजिकल सर्विसेज वाला तो हमारे यहाँ पे टॉपिक है नहीं, लिखा नहीं हुआ सिलेबस में, तो वो मेरे ख्याल से है भी नहीं शायद इम्पॉर्टेंट, तो मतलब उसमें से कोई क्वेश्चन भी नहीं आया हुआ है, तो इसलिए वो छोड़ दिया है हमने। बाकी सारा जो चैप्टर है इकोसिस्टम का वो कंप्लीट हो चुका है हमारा अभी, ठीक है। तो अभी थोड़े टाइम में ही हमने काफ़ी मतलब पूरे का पूरे चैप्टर कंप्लीट कर लिया, तो मैं कोशिश करूँगी कि बाकी के चैप्टर्स भी इसी तरह से ख़त्म कर पाऊँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। और इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो वो हमारा चैनल है स्टडी विद पूजा टेलीग्राम चैनल, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन करके चैनल को तो आप वहाँ से नोट्स ले सकते हो, ठीक है। बाकी के अपडेट्स भी वहीं पे आपको मिल सकती हैं, ठीक है। तो बाकी अगले वीडियोस में इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में करेंगे। सो बाकी करते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।